कभी हरियाणा में ऐसा हो पाएगा कि किसी दलित को सीएम फेस के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलित समाज को सरप्रिय रखा। कांग्रेस की अगर बात करें तो खुल करके हरियाणा में दलितों के स्वराज की बात क्यों नहीं करते? हरियाणा में कहीं न कहीं राजनीति के चलते कुछ और पहलुओं के चलते बैकडोर में रहा सवाल कि हरियाणा में कांग्रेस एक परिवार और एक जाति की पार्टी हो गई। किसी भी दो नेताओं का आपस का अंतर्विरोध किसी भी पार्टी के अंदर दो जातियों का नहीं हो सकता। दलित वोट बैंक है वो क्यों छिटकता जा रहा है कांग्रेस से? दलित समाज है वो पूरी क्लियरिटी के साथ हरियाणा में बैठा है। आपने कहा अंतर्विरोध में हर चीज है। हरियाणा में भाजपा ने पिछले 2 चुनाव जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स पे लड़े। ये एक्चुअली पूरा स्ट्रक्चर गढ़ा गया कि लोगों को बांटने का। उसमें बीजेपी कामयाब हुई। लेकिन आप लोग तो खुद को समावेशी पार्टी कहते हैं, तो आप लोग ये जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स का काट क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? काट है, बिल्कुल काट है। जिस तरह देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति है, उसी तरह लोगों ने हरियाणा में जाट नॉन जाट की राजनीति, जो मुझे लगता आने वाले समय लोग साथ मिलके इस लड़ाई को मजबूत करेंगे और हरियाणा में कांग्रेस का राज स्थापित करेंगे। उसके बाद मिलते नहीं है ना प्रदीप जी साथ। दिक्कत यही है कि आपके नेता मिलते हर नहीं है, पार्टी साथ नजर नहीं वो आते। तो हर पार्टी में अंतर्विरोध है। मेरा सवाल यह है कि जो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है उसके विरोध में लोग तर्क देते हैं का आधार नहीं है, इसके लिए जो डेटा है वो नहीं है। आपका क्या मानना है, ये वैध है आप मानते हैं, या जो चैलेंज किया गया है आप उनके साथ खड़े हैं? मेरा मानना ये है राहुल जी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी बिरादरी का। प्रदीप नरवाल हरियाणा की राजनीति में कब एंट्री ले रहे हैं और हरियाणा का अगला विधानसभा का चुनाव क्या आप लड़ने वाले हैं? क्या प्लानिंग क्या है आपकी हरियाणा में? जहाँ तक चुनाव का सवाल है, जब भी पार्टी का निर्देश होगा तो पार्टी के निर्देश हम लोग काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के इस इंटरव्यू में। और आज इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप नरवाल, नेशनल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के, और हरियाणा से ही आते हैं। कथूरा गांव है सोनीपत में, जेएनयू से पढ़ाई की है और उसके बाद कई अलग अलग संगठनों में काम किया और फिर कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं। और फिलहाल कन्याकुमारी में है और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें शामिल है, और हरियाणा के उन चुनिंदा चेहरों में से हैं जो युवा नेता हैं जो प्रियंका राहुल गांधी की क्लोज टीम में आते हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा तक पर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, विकास जी, राहुल जी, बहुत बहुत जी। प्रदीप जी, मैं शुरू करना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल यही है कि जेएनयू में जब आपने पढ़ाई की तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जेएनयू में बहुत कम लोग हरियाणा से पढ़ने आते हैं, आप वहाँ कैसे पहुँचे? देखिए, जब मैं जेएनयू में मैंने पहली बार जाने की सोची थी तो उससे पहले मैं खुद सिविल्स की तैयारी करता था, और उससे पहले जो मेरा बैकग्राउंड रहा इंजीनियरिंग का रहा, तो सिविल्स की तैयारी करते करते ये दिमाग में आया कि जेएनयू जाया जाए, जेएनयू पढ़ाई करके देखते हैं जेएनयू है कैसा। नाम बहुत सुना था, और हालांकि उस समय अपने हरियाणा में, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हरियाणा के बहुत कम स्टूडेंट्स थे उस समय जेएनयू में, और हरियाणा में इस तरह कोई रुझान भी नहीं था जेएनयू पढ़ने का उस समय, क्योंकि मीडिया में इतना नैरेटिव नहीं था, लोग इतना जानते नहीं थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हरियाणा में जो हमें सिखाया जाता है और जो एक शैक्षणिक जो प्रणाली है उसमें जो सोशल साइंस को लोग एक टैबू की तरह देखते हैं, तो इतना कोई रुझान बन में नहीं पाता हमारे स्टेट में, क्योंकि वहां लोगों ने शिक्षा को सीमित कर दिया है सिर्फ एक रोजगार लेने के साधन तक। और हालांकि वो साधन होने भी चाहिए, पर साथ ही साथ उसका बौद्धिक विकास का साधन भी है शिक्षा। तो हरियाणा में खैर वो साइंटिफिक टेम्पर हमारे समाज में उतना डेवलप नहीं हो पाया कि जिस वजह से लोगों में उस समय एक इंटेलेक्चुअल माहौल को लेकर रुझान बने। और फिर मैं सिविल्स की तैयारी करते करते, आईएएस की हम तैयारी करते करते हम जेएनयू में आए, और फिर वही सफर तय हुआ। फिर हमने वहां से इतिहास की पढ़ाई की। आप जेएनयू में गए, फिर आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आते हैं, लेकिन सबसे पहले आप एबीवीपी में गए, लेकिन आज के दिन आप कांग्रेस में हैं और दलित राइट्स की बात करते हैं, दलितों के अधिकारों की बात करते हैं। एबीवीपी में गए, एबीवीपी छोड़ा, उसके बाद आप भीम आर्मी में गए, कुछ दिन वहाँ रहे और उसके बाद आप कांग्रेस में आए। तो ये कैसे आपने इतने दल जो है इतने कम समय में बदले, और आपने एबीवीपी छोड़कर एकदम विपरीत जो विचारधारा है उसमें आप कैसे बाद में कांग्रेस में पहुंचे? तो जब हमने जेएनयू में एंटर किया तो उस समय शुरुआती दौर में तो ऐसा कोई पॉलिटिकल कोई अंडरस्टैंडिंग या पॉलिटिकल नैरेटिव या फिर पॉलिटिकल क्लियरिटी के साथ नहीं घुसे थे कि राजनीति ये करना, राजनीति करनी कैसे करना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, मेरे एक दोस्त थे जेएनयू में ही जो मेरे साथ इंजीनियरिंग में थे। तो मैं जैसे जेएनयू में एंटर करता हूँ तो मेरे दोस्त मुझे बोले कि तुम भी वो समय भी जुड़ा हुआ था, बोले कि आप भी आओ थोड़े दिन इस हमारे साथ रहो। मैं उसमें क्योंकि राजनीति से तो लेना देना नहीं था, तो कुछ दिन के साथ गए। परंतु जब पता चला कि वो लोग जिस तरह मनुस्मृति को मानते हैं, जिस तरह दलितों का विरोध करते हैं विचारधारा, ये तो सालों पुराने मतलब
लगभग आधे दशक से काफी ऊपर, 7-8 साल से पुरानी बात है। तो जिस समय वो लोग मनुस्मृति को मानते हैं, एक पूरा उनका अंडरस्टैंडिंग है उन संगठनों का, जितने भी आरएसएस के संगठन हैं, कि दलित उन्मूलन को लेके, महिलाओं को लेके, किसान को लेके जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही पिछड़ी हुई, और वो अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी जिसमें कि आप दलित समाज को उत्थान देख ही नहीं सकते, जो महिलाओं को उत्थान देख ही नहीं सकते, और वो एक्चुअली में ये सब लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग। तो उस समय एक कोई डिबेट, डिस्कशन थी, और उसके बाद हम लोगों ने जब वर्कआउट किया तो हम लोगों ने मनुस्मृति उस समय जलाई थी। बहुत पुराने इतिहास की बातें हैं। और जहां तक भीम आर्मी का सवाल है, तो उस समय हम लोग जब चंद्रशेखर जेल में थे तो मैं उनके एक तरह का मदद कर रहा था, क्योंकि सब लोग, काफी लोगों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा था, काफी लोग उस समय जेल में थे, लगभग 44 लोग जेल में थे, 2017 की बात है। तो उस समय तो आपने भीम आर्मी का संगठन ज्वाइन नहीं किया कभी, आप मदद कर रहे थे? हाँ, तो उस समय जब छात्र राजनीति हम लोग बाहर आ गए 16 में, तो 17 में हम लोग जब थे तो हम लोग, क्योंकि जब सब लोग उनके जेल में थे, दिल्ली में एक भीम आर्मी डिफेंस कमेटी बनी थी, जिसमें तमाम दलित समाज के इंटेलेक्चुअल, जिसमें कॉलिंग गोंजाल्विस हो गए, कांचेलिया जी हो गए, रतनलाल जी हो गए, प्रोफेसर रतनलाल जो डी में पढ़ाते हैं, और नकुल साहनी जी हो गए। तो काफी लोग थे उसमें, उस कमेटी में, उसका मैं कन्वीनर था बेसिकली। तो वो एक कमेटी थी कि जो भी लोग जेल में, उनको छुड़ाया जाए, उनको मदद किया जाए, किस तरह उन लोगों को हम बाहर निकाल सकते हैं इस जेल से। और उस पेज से हम लोग मदद की, और उसके जस्ट बाद फिर हम लोग कांग्रेस में आते हैं, और फिर एक अंडरस्टैंडिंग बनती पूरी विचारे की जो देश में दलित है, पिछड़ा है, किसान है, मजदूर वर्ग है, यदि इसको वाक्य में बचाना है, और वाक्य में यदि हमें इस देश को आगे लेके जाना है, तो सिर्फ एक ताकत है इस देश में, और एक नेता है जो हेड ऑन बीजेपी से लड़ रहा है। 2014 में जो छात्र खड़े थे इस देश में, जो 2013 में खड़े थे, उनमें और जो छात्र 2016 में खड़े, उनमें फर्क था। 2013 के छात्रों ने इस देश में सिर्फ वादे सुने थे, सिर्फ बड़ी बड़ी स्कीम सुनी थी, झूठी बातें सुनी थी। 2016 के छात्रों ने उन बातों का इम्प्लीमेंटेशन और उन बातों के अंदर कितनी सच्चाई थी वो परख ली थी। तो एक छात्र आंदोलन से निकलते हुए भी और एक दलित आंदोलन से निकलते हुए भी मुझे उस बात का एहसास हुआ उस समय कि सिर्फ इस देश में एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और एक नेता राहुल गांधी जी, जो इस बीजेपी से हेड ऑन लड़ रहे हैं, जो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करने को तैयार, और उसी विचार को लेकर लगभग आधा दशक हो चुका है हम लोग कांग्रेस में जुड़े, और आज आपके सामने बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे बड़े लीडर हैं जो दलितों के हकों की सबसे प्रभावशाली तरीके से बात करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा हरियाणा पे आना चाहूँगा। देखिए, जींद का मैं जिक्र करूँगा। मार्च 2018 में जींद में दलित संगठनों ने एक रैली करी, जिग्नेश मेवाणी जी उसमें आए, आपकी उस रैली में अहम भूमिका रही। और उस रैली में जिग्नेश मेवाणी ने एक बात कही कि दलितों का स्वराज होना चाहिए। यहाँ पर तो 20-22% दलित है, हम तो गुजरात में तो थोड़े बहुत है, लेकिन फिर भी हम जो है हमने अपना इतना प्रभाव जो है वहाँ की राजनीति में छोड़ा है। लेकिन आपकी पार्टी कांग्रेस की अगर बात करें तो उसमें वो कभी भी इस तरह खुल करके हरियाणा में दलितों के स्वराज की बात क्यों नहीं करती? सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, उस रैली में मैं और जिग्नेश साथ में थे, और उसमें जिग्नेश नए विधायक बने थे, मेवानी जी, और हम दोनों ने खैर बात की थी उस समय कि दलित स्वराज होना चाहिए, दलित अनुकूलन का सवाल आगे बढ़ना चाहिए, जो कि हरियाणा में कहीं ना कहीं राजनीति के चलते, कुछ और पहलुओं के चलते बैकडोर में रहा सवाल। दलित से वो पहलू, प्रदीप जी मैं यही कह रहा हूँ, वो कौन से पहलू हैं? आपकी पार्टी ने तो काफी साल राज किया है वहां पे, लेकिन आपकी पार्टी कभी इस तरीके से बात नहीं करती हरियाणा में दलित स्वराज को लेकर। देखिए, वो एक अंडरस्टैंडिंग थी जब लोग बैठे थे वहां पे। खैर, मेरा जो लार्जर जो फ्रेमवर्क है मानना है कि चाहे हम 18 में जींद में खड़े थे, जो दलित अधिकार में रैली की, 2018 में लगभग 4-4.5 साल उस बात हो चुके, और जो आज की बात कि दलित समाज की जो लड़ाई है वो कोई एक दिन की लड़ाई नहीं, वो ऐतिहासिक लड़ाई है। वो एक एक पल में धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाइयों से एक बड़ी लड़ाई बनती है। हरियाणा में आप भी जानते हैं कि जहां पे हरियाणा में दलित समाज खड़ा था आज से 50 साल पहले, आज उससे काफी आगे आ चुका है। जिन घरों में, क्योंकि मैं खुद अपने एक निजी उदाहरण के तौर पर देखूं, क्योंकि मैं खुद चमार जाति से आता हूँ, जिस बिरादरी से आता हूँ, वो बिरादरी के लंबे समय तक वो बॉन्डेज लेबर में मिली, पाड़ी की प्रथा में रही, लेकिन उस समाज में आज काफी पढ़ाई आ चुकी, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चमार जाति हो, धानुक बिरादरी हो, ओड हो, ये जितनी बिरादरियां हैं, बाजीगर हो, ये जितने बिरादरियां हैं, काफी पीछे थी ये बिरादरी आज से 50 साल पहले। आज भी ऐसा नहीं कि कुछ रेडिकल हो जाए, बदलाव हो गया, बहुत आगे आ गया, लेकिन
जो हालात आज से 40-50 साल पहले थे, उस हालात से ये जातियां, ये समाज, हमारा दलित समाज काफी आगे बढ़ा है और इस बात को हम नकार नहीं सकते। हालांकि इसके साथ साथ ये बात कहनी होगी, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और अभी भी समाज का एक बहुत बड़ा तबका बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे में जीवन यापन कर रहा है, खाने को रोटियां नहीं है और काफी हरियाणा में पिछले 7 साल में खासकर जो अनएम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट हुआ है, उसके कारण वो स्थिति और बद से बदतर हो गई। ये बात समझिए, दलित समाज के पास हरियाणा में जमीन भी नहीं है, जो जमीन का सवाल है। अधिकतर लोग मजदूरी करते हैं, चाहे वो गांव में करें चाहे शहरों में करें, और जो उनका एक जो रोजगार का एकमात्र सहारा था वो सरकारी नौकरी थी, या फिर वो नौकरियां जो प्राइवेट सेक्टर में भी थी, छोटी मोटी होंडा में नौकरी करते थे या मारुति में आगे नौकरी कर लेते थे या फिर किसी छोटी कंपनी में नौकरी कर लेते थे या डीसी रेट की नौकरियां थी। परंतु पिछले 7 साल में सरकार की जो विफल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनके चलते वो रोजगार भी उनसे छिन गया। आज आप देखेंगे पूरा दलित समाज और पूरी जो अति पिछड़ी जातियां हरियाणा की, वो 2 वक्त की रोटी के मोहताज हैं, क्योंकि उनके पास ना एम्प्लॉयमेंट है, उनके पास ना 2 वक्त का पैसा है, ना खाना, कुछ नहीं उनके पास। तो ये बड़ा सवाल है और मैं फिर से भी कह रहा हूँ कि पिछले 50 सालों में 70 सालों में इस देश ने एक सफर तय किया था। कच्चे घरों से, उन टूटे हुए घरों से, उन घरों से जिनमें 2 वक्त की रोटियां नहीं थी, उन घरों से लोग एक पक्के घरों मकानों तक पहुंचे थे। दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, किसान समाज के लोग शहरों तक पहुंचे थे। परंतु ये भाजपा सरकार फिर से उस प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में लेके जा रही है। आप देखेंगे जो लोग अब वापस मतलब उसी पिछड़ेपन की तरफ, उसी गरीबी की तरफ वापस लौट रहे हैं जिससे इन्हें आगे बढ़ना है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक स्थिति है जिससे हम सबको डील करना पड़ेगा और उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश में जितने भी दलित आंदोलन है, पिछड़े आंदोलन है, किसान आंदोलन, आदिवासी समाज के आंदोलन है, सबको एक किया जाए, लामबंद किया जाए और सरकार को बदला जाए ताकि पॉलिसी में चेंज आए। क्योंकि देखिए, एम्प्लॉयमेंट का सवाल है या शिक्षा का सवाल है या रोजगार का सवाल है, ये पॉलिसी लेवल के निर्णय है। जब सरकार में आएंगे तभी इन चीजों को बदल पाएंगे। जब चलिए, आप कह रहे हैं सरकार में आएंगे तभी इन चीज़ों को बदल आएंगे। मैं सरकार की बात कर लेता हूँ। देखिए, हरियाणा में दलितों की काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, पंजाब में भी है। आपकी पार्टी ने पंजाब में एक एक्सपेरिमेंट किया, चुनाव से पहले एक दलित चेहरे को सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया। क्या ये चीज़ आप मानते हैं कि हरियाणा में संभव है? क्योंकि अगर पॉपुलेशन के आंकड़े देखें तो कहीं ना कहीं वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ये चीज़ हरियाणा में भी की जा सकती है। फिर आपकी जो सरकार है, क्या आपको लगता है कि इतना बोल्ड स्टेप ले सकती है? कभी हरियाणा में ऐसा हो पाएगा कि किसी दलित को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलित समाज को सर्वप्रिय रखा है। अब देखिए राहुल जी, पिछले जो 4 अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के, वो चारों दलित समाज से आते हैं। चाहे फूलचंद मलाना जी हो, इससे पहले हमारे अशोक तंवर जी थे, कुमारी शैलजा जी थे अध्यक्ष, और अभी हमारे अध्यक्ष उद्धव भान जी भी दलित समाज से आते। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा हरियाणा के अंदर खासकर दलित समाज को साथ लेके चलती है और हमेशा इस चीज पे रहती है कि दलित समाज को हरियाणा नेतृत्व दिया जाए, और दिया भी है। खैर, जो आप देख भी सकते हैं, पिछले 4 अध्यक्ष हैं। ज्यादा मुख्यमंत्री बनने का सवाल हो, पार्टी के ऊपर तय करते हुए सत्ता आती है, उसके अलग समीकरण होते हैं, उसके अपने तौर तरीके होते हैं, अपने गणित होते हैं, तो वो पहलू से अलग बात है। पार्टी आपको संगठन में ताकत दे सकती है, सरकारें भी देती है, जिसे पंजाब में आपने कहा, बिल्कुल जब पार्टी के पास जब मौका था पंजाब में ताकत दी। हालांकि वहां पे हमारी सीटें अच्छी नहीं आई, पार्टी ने अपना फर्ज निभाया और दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, जो सबसे शीर्ष पद पंजाब को वहां बैठाया। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से, चाहे वो, क्योंकि देखिए क्या होता है इतिहास में, कई बार कुछ लोग बहुत सारे झूठ बोलते हैं और झूठ की बुनियाद पे अपनी राजनीति भी चलाते हैं, जिसमें कि आज सबसे बड़ा मैं कटाक्ष भी करता हूँ, कई बार कहता भी हूँ, कुछ लोग गली गली जाके कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया दलितों के लिए। इस देश का पहला दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी में सन 1962 में संजीवा जी के नाम पे दिया था। He was the first Dalit chief minister of this country, of Andhra Pradesh, in 1962. जगजीवन राम भी इस पार्टी से बने हुए नेता हैं। इसी पार्टी ने पहले दलित स्पीकर भी दिए, मुख्यमंत्री दिए, मंत्री दिए, और यहाँ तक ये भी सुनिश्चित किया कि दलित समाज का व्यक्ति गांव का सरपंच भी बने, प्रधान भी बने, जब राजीव जी पंचायत सिस्टम में आरक्षण लेके आए थे। आप जानते जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जो एजुकेशनल आरक्षण, उसका प्रावधान नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद उसको डाला गया, और उसके बाद में जो पंचायत में आरक्षण का सवाल राजीव गांधी जी ने डाला। जो SC एट्रोसिटी एक्ट है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो उसके बाद में राजीव गांधी जी के समय उन्होंने ऐड करवाया कि SC एट्रोसिटी एक्ट होना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई।
तो कांग्रेस पार्टी जरा पॉलिसी का लेवल जो सवाल है, पॉलिसी निर्णय वो हमेशा दलित समाज के पक्ष में नहीं। आपने कहा कि दलितों को कांग्रेस संगठनात्मक ताकत भी देती है और जब सरकार आती है तो सत्ता में भागीदारी भी देती है, लेकिन आपने 4 अध्यक्षों का भी जिक्र किया प्रदेश कांग्रेस के, फूलचंद मुलाना जी, अशोक तंवर, कुमारी शैलजा और चौधरी उदय भान, चारों दलित समाज से आते हैं और चारों लगातार जो है वो अध्यक्ष हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुमारी शैलजा जी का कार्यकाल रहा हो हरियाणा में, उनको संगठन निर्माण जो है नहीं हो पाया, आरोप प्रत्यारोप चले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी नहीं बनी। अशोक तंवर जी का तो उनका तो जो है आपने देखा ये किस तरीके से FIR तक करवाई गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर उनके द्वारा, और कहा गया कि उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की। और आज वो तो इस तरह का बयान देते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस एक परिवार और एक जाति की पार्टी हो गई है, और वो जाति जो वो बता रहे हैं वो आपको भी पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जाति के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो आपके यहाँ तो अध्यक्ष, ठीक है आपने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, दलित को अध्यक्ष बना दिया, लेकिन काम नहीं करने देते हैं। देखिए, पार्टी के अंदर हर पार्टी में अंतर विरोध होते हैं, और जहां तक अशोक तंवर जी का सवाल है, अशोक तंवर जी सबसे कम उम्र में NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट बने, उसके बाद सीधा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद लोकसभा सांसद बने, उसके बाद कांग्रेस के AICC के राष्ट्रीय सचिव बने, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने। हालांकि मैं हमेशा रिगार्ड करता हूँ समाज के नाते, परंतु एक सवाल ये कि उनको अध्यक्ष, सब पार्टी ने अशोक तंवर जी को सारे पद दिए, चुनाव लड़ने के सारे मौके दिए। अब पार्टी के अंदर जो लड़ाई तो उनको लड़नी पड़ेगी, अपने हक की, अपने समाज की, हर चीज की। और जहां तक दो नेताओं का सवाल है, किसी भी दो नेताओं का आपस का अंतर विरोध किसी भी पार्टी के अंदर दो जातियों का नहीं हो सकता। जहां तक आप जो आपने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जाति है, जो जाट बिरादरी है, अभी हरियाणा में जितना प्रेम जाट बिरादरी और अशोक तंवर जी जिस बिरादरी से आते, चमार बिरादरी, जिस बिरादरी से मैं भी आता, इन दो बिरादरियों का प्रेम तो बहुत ज्यादा रहा है हमेशा से। इन दो बिरादरियों का इकोनॉमिक नेक्सस रहा है हमेशा से हरियाणा के अंदर, चाहे दलित, पूरे दलित समाज का भी। हरियाणा में देखिए, मैं एक बात कहूं, मैं यूपी का सह प्रभारी हूं, यूपी में जो कास्ट सिस्टम है फिर भी बहुत ज्यादा रिजिड है, जातिवाद बहुत ज्यादा है हरियाणा के मुकाबले। मैंने कहा हरियाणा में है नहीं, हरियाणा में भी है, पर यूपी की जो जाति व्यवस्था है वो हरियाणा से बहुत ज्यादा रिजिड है। हरियाणा में क्योंकि एग्रेरियन जातियों का एक प्रभुता रही, खेतीहर जो कौम है उनकी प्रभुता रही, जिसके कारण हरियाणा में अनटचेबिलिटी उस तरह नहीं। हरियाणा की सामाजिक संरचना है कि हरियाणा में जो खेतीहर कौम है उनकी प्रभुता रही है, उनकी ताकत रही है, जिस वजह से हरियाणा में जाति व्यवस्था उतनी रिजिड नहीं है। तो किसी भी दो नेताओं की लड़ाई आप जाति जोड़ के नहीं दे सकते हरियाणा के अंदर खासकर। हालांकि हो सकता है किसी भी नेता के लड़ने में और आपस के जो विरोध है उसके अंदर, खासकर उनकी जो स्ट्रेटजी में उनकी आपस में कुछ लड़ाई हो, स्ट्रेटजी की लड़ाई है सारी, तो उसको भी नहीं इस तरह जोड़ के देखना चाहिए। और जहां तक दलित के हाथ में असल ताकत आने का सवाल है, तो इन सब नेताओं को एक साथ होकर आगे बढ़ना पड़ेगा और एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हरियाणा के अंदर जो वाकई में दलित समाज को बचाएगा। कि देखिए, जेजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं, ये बात तो आप भी मानते हैं। इनेलो को तो मेरे ख्याल से आधे इनेलो के वर्कर्स को ही नहीं पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ना जेजेपी के वर्करों को लेना देना इस बात से। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना चाहती है। तो इस पूरे प्रीटेक्स्ट में कांग्रेस पार्टी है जिसका कार्यकर्ता आज कह रहा है कि संविधान खतरे में, हमें संविधान बचाना है। इस देश के दलित समाज की पूरी जर्नी शुरू होती है संविधान से। प्रदीप जी, मैं बात करना चाहूँगा चुनावों की, हरियाणा के चुनाव की। पिछले 2 चुनावों की अगर बात करें तो देखिए, 2019 का चुनाव था, उसमें 17 जो है हरियाणा में फिलहाल SC रिजर्व सीटें हैं और 7 सीटें जो है वो आपने जीती। 2014 में 7 में से महज 4 जीत पाए। तो ये यहाँ पर आप कहते हैं कि दलितों की बात करती है कांग्रेस, लेकिन आपको क्या लगता है कि वोट आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है? दलितों का जो वोट है, दलित वोट बैंक है, वो क्यों छिटकता जा रहा है कांग्रेस से? ये हरियाणा का मैंने एग्जाम्पल दिया है, बाकी जगहों का भी यही हाल है। देखिए, मैं तो इस बात को मानता हूँ, जो रिजर्व सीटें हैं उससे आप तय कर ही नहीं सकते दलित वोट मिला नहीं मिला है। कि रिजर्व सीट पे तो लड़ता दलित है, पर वोट तो सभी लोग डालते हैं। बल्कि दलित किस पार्टी के लिए वोट करता है, तो आपको इसका आकलन करना पड़ेगा जनरल सीट से, कि जनरल सीट कौन सी पार्टी जीतती है। क्योंकि वहां पे दलित समाज का वोट बैंक तय करता हार जीत कहाँ होगी। आप कोई भी सीट ले लीजिए, आप खुद आकलन कर रहे हैं, रिजर्व सीट पे सारे कैंडिडेट रिजर्व खड़े होते हैं, तो उसपे हार जीत जो तय करता है बाकी समाज करता है, उसके समाज के वोट तो बढ़ जाएंगे। तो जो दलित समाज है वो पूरी क्लियरिटी के साथ हरियाणा में बैठा है। आपने कहा अंतर विरोध में हर चीज है,
उसके बावजूद वो बैठे इस बात को लेके कि यदि कोई पार्टी है जिसने मुझे खड़ा किया 70 साल में, जिसने गांव की झोपड़ी से मुझे शहर के पक्के मकान में बिठाया है, तो कांग्रेस पार्टी है। तो दलित समाज कहीं नहीं जा रहा, दलित समाज कांग्रेस के साथ है, पूरी मजबूती से कांग्रेस को ताकत देगा। और मैं एक बार बैठा भी था, अभी कुछ दिन पहले मैं हिसार गया था किसी के पास, तो एकदम घर में बैठे बैठे मैंने एक व्यक्ति से पूछा, एक भव्य घर में बैठा था मैं, वो पिछड़े समाज से आते थे, तो मैंने कहा चाचा ये इतना बड़ा घर में बैठे हैं, मैं कुछ तो हुआ है 70 साल में, वरना मैं पुरानी तस्वीरें देखता हूँ तो सब लोग कच्चे घरों में, टूटे फूटे घरों में, बहुत ही गरीबी की जीवन जीते थे। तो बोले यार कुछ तो हुआ है, और कांग्रेस पार्टी की देने कि हम लोग इन घरों में आ पाए उस परिवेश से उठ के, तो काफी कुछ बदलाव। और ये बात समाज समझता भी है। हालांकि बीजेपी ने जो पोलराइजेशन की जाति के नाम पे हरियाणा में जो जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स भी की बहुत ही व्यापक तौर पे, 2 चुनाव बीजेपी इसी पे लड़ी है कि जाट नॉन जाट पे, परंतु अब हरियाणा का दलित पिछड़ा समाज भी समझ चुका है कि जाट नॉन जाट की राजनीति से हमारा पेट भरने वाला नहीं। वो समझ चुका है कि जाट नॉन जाट की राजनीति से पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे, ना डीजल के दाम कम होंगे, ना इस राजनीति से हमें नौकरियां मिलेंगी। वो समझ चुका कि हरियाणा में सारी बिरादरियों को, 36 बिरादरियों को एक साथ आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी और भाजपा को बाहर करना पड़ेगा सत्ता से। आप कह रहे हैं कि हरियाणा में भाजपा ने पिछले 2 चुनाव जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स पे लड़े, लेकिन आप लोग तो खुद को समावेशी पार्टी कहते हैं, तो आप लोग ये जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स का काट क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? काट है, बिल्कुल काट है। जिस तरह देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति है, उसी तरह इन लोगों ने हरियाणा में जाट नॉन जाट की राजनीति, परंतु मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हर तबके को साथ लेके चलती है। और पिछले चुनाव देखिए, पिछले चुनाव में बीजेपी ने चुनाव से पहले कहा कि हम 83 सीटें लेके आएंगे। पूरा इसमें सिर्फ समाज नहीं ना, इसमें मीडिया का एक बड़ा तबका इनके साथ। एबीपी न्यूज का सर्वे था पिछले हरियाणा के चुनाव में कि 87 सीटें बीजेपी को सर्वे था और 3 सीटें कांग्रेस को। पूरा हरियाणा ने बांट के रख दिया। हर न्यूज चैनल पे चला गया कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। वो तो शुक्र है जनता का कि जनता ने लड़ाई लड़ी और खुद बीजेपी अल्पमत में आ गई। पिछली बार से सीटें कम हुई है बीजेपी की, और कांग्रेस की सीटें पिछली बार से दुगनी से ज्यादा हुई। तो मीडिया का पूरा ताकत, जो कि सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पूरी ताकत बीजेपी के पीछे लगी। तमाम पूंजीपति लगे, तमाम कैपिटल का स्ट्रक्चर के पीछे लगा, पर उसके बावजूद जनता ने लड़ाई लड़ी और बीजेपी को खुद अल्पमत में लाया खड़ा कर दिया। और उससे बड़ा पहलू था जो दुष्यंत जी थे, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, इन्होंने बड़ी बड़ी उस टाइम बातें की कि 2 गुजराती देश चला रहे हैं, गुजरात के लोग फौज में कितने, पूरी रीजनलिज्म के क्षेत्रवाद के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा, हरियाणा अस्मिता को उन्होंने दुहाई दी। और एक बड़े तबके ने, जो कि विश्वास करने लगे दुष्यंत बीजेपी को हराएंगे, तो उस तबके ने वहां पे उनको वोट दिया। चाणा साइड में वोट दिया लोगों ने, सिरसा साइड में लोगों ने वोट दिया, परंतु दुष्यंत जी भी पैसों के लालच में बीजेपी के साथ जाके बैठ गए। तो ये एक्चुअली पूरा स्ट्रक्चर गढ़ा गया कि लोगों को बांटने का, उसमें बीजेपी कामयाब हुई। अब हरियाणा की जनता, आप भी जानते हैं, पूरा हरियाणा जानता है कि दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो खुद एमएलए का चुनाव नहीं जीत सकते। खुद समाज को समझ आ रखे बीजेपी के स्पॉन्सर व्यक्ति हैं। और पिछली बार बीजेपी को जनता ने हराया था, सत्ता से अल्पमत में लेके आया था, वो तो फिर से जोड़ तोड़ करके दुष्यंत जी को लेकर सरकार उन्होंने बना ली। परंतु इस बार जनता समझ चुकी है हरियाणा की, यदि कोई एक पार्टी जो बीजेपी को हराना चाहती है, जो किसी भी कारण से, किसी भी लेवल पे बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, तो कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए जनता जब कहीं भी लगे हरियाणा में, इस बात को सुनिश्चित करती है कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी और सभी लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे। देखिए, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में इन दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान के हाथ में कांग्रेस की कमान है एक तरीके से। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि चौधरी उदयभान जो नए अध्यक्ष है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी है और उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनवाया जो उनके कहे से चल सके। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव जीत सकती है? क्या उनको प्रोजेक्ट करके कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि हरियाणा जो है वो दोबारा से वहां पर कांग्रेस की सरकार स्थापित हो जाएगी? देखिए, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पहले हरियाणा मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हमारे सीएलपी लीडर भी उदयभान जी अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर जो सवाल है कि चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, कुमारी शैलजा जी हो, रणदीप सुरजेवाला जी हो, किरण चौधरी जी हो, अभी सभी नेताओं को, जो मुझे लगता है आने वाले समय लोग साथ मिलके इस लड़ाई को मजबूत करेंगे और हरियाणा में कांग्रेस का राज स्थापित करेंगे। उसके बाद जो दिक्कत यही है कि आपके लिए वो तो हर पार्टी में अंतर्विरोध है, खैर, लेकिन हर नेता में एक बात की क्लैरिटी है कि सभी को मिलकर देश को बचाना है, किसान को बचाना, हरियाणा के गरीब गुरबा को बचाना है। सब नेताओं की क्लैरिटी है
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हरियाणा कांग्रेस पूरी एक साथ मिलकर बीजेपी को हराएगी, और उसके लिए पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि जनता चाहती है हराना, और नेता मिलकर जनता के साथ मिलकर बीजेपी को बाहर करेंगे। चलिए, मैं एक सवाल है मेरा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की इन दिनों बात चल रही है और कोर्ट में केस भी उसके अगेंस्ट में, उसकी जो वैधानिकता है उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट में पिटीशन भी डाली गई है। आपका 10% ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर क्या स्टैंड है? मैं आपका व्यक्तिगत स्टैंड भी जानना चाहता हूँ, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का भी क्या स्टैंड है इसको लेकर? जब राजनीति में होते हैं तो आपका हर स्टैंड राजनीतिक होता है, तो मतलब मेरा कहना है कि कोई मेरा स्टैंड हो समाज के लिए होगा कुल मिला के। तो मेरा खुद ये मानना है कि समाज में जितने भी लोग, जिस भी जाति के लोग हैं, यदि वो लोग किसी वजह से पिछड़ेपन की तरफ धकेले गए हैं, किसी वजह से पीछे रह गए हैं बहुत, और पंक्ति में बहुत ज्यादा पीछे रह गए, हालांकि मेरा इसके बीच में ये भी मानना है कि जो आरक्षण है वो कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। जी, मेरा सवाल यह है कि जो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है उसके विरोध में लोग तर्क देते हैं कि इसका आधार नहीं है, इसके लिए जो डेटा है वो नहीं है कि आपने किस आधार पर 10% आरक्षण जो है वो जनरल वर्ग को दिया है। आपका क्या मानना है, ये वैध है, आप मानते हैं, या जो चैलेंज किया गया है आप उनके साथ खड़े हैं? मेरा मानना ये है राहुल जी कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी बिरादरी का हो, यदि वो काफी गरीबी की तरफ जा चुका है, सक्षम नहीं हो, सोशल कैपिटल उसके पास नहीं बची, तो आपको उस व्यक्ति को आगे लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उसको आपको आरक्षण भी या किसी प्रक्रिया के जरिए आपको उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये मेरा इस पे मानना है, चाहे वो आप किसी स्कीम के थ्रू बढ़ाएं या किसी और तौर तरीके से बढ़ाएं, पर आपको जितने भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी बिरादरी, चाहे प्रकाश कोई बिरादरी हो, यदि उनमें कुछ लोग, कुछ प्रतिशत लोग किसी वजह से पीछे रह गए, तो सरकार की जिम्मेवारी है ये तय करें, किसी भी जरिए से ये तय करें, किसी भी तरीके से उनको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए या गवर्नमेंट कुल मिला के नीतियां बनाए उनको आगे लाने के लिए, और उसके लिए जो भी कदम को सरकार उठाए वो स्वागत करेंगे, उस बात का कोई दिक्कत नहीं, हम उसके साथ खड़े। अंतिम 2 सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। पहला तो ये कि आपने मेरठ में एक बयान दिया 3 अगस्त 2022 को, आपने कहा कि सपा बसपा कभी भी जो है वो भाजपा का विकल्प नहीं हो सकती, केवल कांग्रेस जो है वो भाजपा को शिकस्त दे सकती है, ये बात आपने कही। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें की जा रही हैं, नीतीश कुमार हैं वो राहुल गांधी से मिले हैं, तो ये अंतर विरोध कैसे? आप कह रहे हैं कि सपा बसपा जो है वो कांग्रेस का विकल्प, भाजपा का विकल्प नहीं हो सकती, केवल कांग्रेस शिकस्त दे सकती है, और दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट करने की तैयारियां हो रही है बड़े लेवल पर। आपने खुद एक इंटरव्यू के बीच में कहा था कि कांग्रेस हर जाति को समावेश करती है, हर समाज को समावेश करती है। बिना कांग्रेस के सपा और बसपा, फिर से कह रहा हूं आपको, बिना कांग्रेस के सपा बसपा या कोई भी क्षेत्रीय दल भाजपा का विकल्प नहीं हो सकता। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं राजनीति करते हैं कि कुछ सीटें लाके हम लोग अपनी जगह समाज में या सरकारें बना लें, हर क्षेत्रीय दल की होती है। आरएलडी की भी ये रही है हमेशा से, बसपा की भी ये रही है हमेशा से, हरियाणा में नेल्लो की भी यही ताकत रही है हमेशा से, पंजाब में अकाली दल की भी यही रही है कि किसी तरह कुछ सीट लाए सत्ता में सरकारें बैठ जाए, चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार। तो क्षेत्रीय दलों का जो वैचारिक दृष्टिकोण है वो सिर्फ लालू जी की जो पार्टी आरजेडी उसको छोड़ के कभी क्लियर नहीं रहा कि हम लोग कहाँ जाएं, बीजेपी से लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, उनको सरकार में हिस्सा मिलकर वहां चले जाते हैं। तो कोई भी विपक्ष की भूमिका बिना कांग्रेस के इस देश के विपक्ष में अधूरी है। बिना कांग्रेस के आप किसी भी प्रदेश में लोकसभा विपक्ष बन ही नहीं सकते। एक महज नेशनल पार्टी है जिसका हर ब्लॉक, हर गांव में कार्यकर्ता है, वोटर है। चाहे आज हमारी सरकार 2 प्रदेशों में हो, अलायंस में 2 प्रदेशों में हो, डायरेक्ट रूप से अलग 2 प्रदेशों, 4 प्रदेशों में है, लेकिन उसके बावजूद खैर 3 हो गए बिहार के बाद, 5 प्रदेशों में कुल मिला के हमारी सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस देश में, लेकिन पूरे देश के अंदर हर राज्य के अंदर हमारा कार्यकर्ता मौजूद है। मध्य प्रदेश हमारी सरकार नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश हमारी 92 सीटें हैं, हमारी कर्नाटक में सरकार नहीं है पर कर्नाटक में मुख्य विपक्ष है, हर गांव में हमारा कार्यकर्ता। तो बिना कांग्रेस के विपक्ष की बात करनी किसी भी राज्य में बेमानी है, और यदि वाकई में किसी को लड़ाई लड़नी बीजेपी से तो कांग्रेस के साथ आए, मिलकर लड़ाई लड़े, उसमें क्या हर्ज है। चलिए, अंतिम सवाल है मेरा, प्रदीप नरवाल हरियाणा की राजनीति में कब एंट्री ले रहे हैं, और हरियाणा का अगला विधानसभा चुनाव क्या आप लड़ने वाले हैं, क्या प्लानिंग क्या है आपकी हरियाणा में? नहीं, हरियाणा में मेरा घर है, परिवार है, गांव की मिट्टी से उठे हैं,
और कथुरा से जेएनयू तक का सफर, जेएनयू से अब एएसी सेक्रेटरी है, अभी कांग्रेस में दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई है। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा राज्य है, मेरी मिट्टी है, और उस मिट्टी में मैं आता भी रहता हूँ, मिलता भी रहता हूँ लोगों से। जहां तक चुनाव का सवाल है, जब भी पार्टी का निर्देश होगा तो पार्टी के निर्देश पे हम लोग काम करेंगे, और जैसे पार्टी जिस भी तरीके से पार्टी में चाहेगी काम करवाना, चाहे वो चुनावी प्रक्रिया हो, चाहे वो संगठन की राजनीति हो, उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। और हरियाणा का भी निर्देश हो गए, लेकिन आपकी भी कुछ समझ होगी, आपकी भी कुछ इच्छाएं होंगी, क्योंकि आप भी राजनीति में। बिल्कुल, देखिए अभी राजनीति में कुछ भी कहना प्रत्यक्ष रूप से या एक स्टैंड लेके बिल्कुल सही नहीं होगा। अभी बहुत समय है, देखना बाकी है कि हरियाणा में क्या होता है क्या नहीं। लेकिन हरियाणा में ये बात सुनिश्चित करेंगे सब लोग मिलके कि बीजेपी हारे, क्योंकि मेरी एक निजी लड़ाई हमेशा से रही है, और हमेशा से दिल में मैं लेके आगे बढ़ा हूं कि मैं कोई भी राजनीतिक लड़ाई मेरी निजी नहीं हो सकती। मैं उस दिन जीतूंगा जिस दिन इस देश से भाजपा हारे, और उस दिन सारे पद मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, बस भाजपा हारनी चाहिए, इसी अंडरस्टैंडिंग में आगे बढ़ रहे हैं। और हरियाणा में जरूर अभी आने वाले समय हम लोग थोड़ा और समय दे पाऊंगा, क्योंकि मैं यूपी के चुनाव में व्यस्त था, चुनाव के चलते वहाँ निकाय चुनाव भी वहाँ इंचार्ज हूँ, तो ज्यादा समय वहां देना पड़ता है। इसके बाद मैं जरूर हरियाणा में थोड़ा अधिक समय दूंगा। एक सवाल और है प्रदीप जी, जो हम सभी नेताओं से अक्सर पूछते हैं हमारे पॉलिटिकल इंटरव्यूज में। नेताओं से ये सवाल हम करते हैं कि नेता जो है हरियाणा के, वो क्या चाहते हैं कि उनके सपनों का हरियाणा कैसा होना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से आपके सपनों का हरियाणा कैसा होना चाहिए, कैसा देखते हैं आप इसको? एक बार मैं एक नेता के साथ सोनीपत से निकल रहा था चंडीगढ़ की तरफ, तो मुझसे किसी नेता ने पूछा कि तुम हरियाणा में कुछ बनते होने वाले समय में कैसा हरियाणा देखते हो, आपका सवाल पूछा। तो मेरे दाएं हाथ पर अशोका यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने ये कहा कि अशोका, मैं अगर कल को मेरे हाथ में ताकत आती तो हो सकता है चाहे तो अशोका यूनिवर्सिटी के लिए आम किसान परिवारों के बच्चों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, या फिर अशोक यूनिवर्सिटी बंद कर दूंगा। मैं उस हरियाणा को देखता हूं जहां पे किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक। एक बड़ी अच्छी बात थी, जब हम लोग जेएनयू पढ़ते थे, जेएनयू में आरक्षण की जो प्रक्रिया थी वो सिर्फ SC ST OBC तक सीमित नहीं थी, वो महिलाओं तक भी, वो उन बच्चों तक भी थी जो जनरल बिरादरी के थे, जो किसी भी बिरादरी के थे, पर बहुत पिछड़े इलाकों से आते थे। एक जेएनयू में कोटा ये भी था कि जो बहुत ही पिछड़े इलाकों के छात्र थे उनको 5 नंबर अतिरिक्त मिलते थे एग्जाम में, जो किसी भी बिरादरी के, अगर वो बहुत ही पिछड़े इलाके से। तो उस दृष्टि से मैंने सीखा कि समाज को हमें साथ लेके चलना, और समाज को जिसके पैर में गरीबी की बेड़ियां बंधी हैं, जिसके पैर में आर्थिक गरीबी की बेड़ियां बंधी हैं, और जिसके पैर में सामाजिक पिछड़ेपन की बेड़ियां बंधी हैं, उन सब लोगों को एक साथ लेके समावेश करके आगे बढ़ना। और मैं चाहूंगा हरियाणा, आने वाला हरियाणा सोशलिस्ट हो, उस हरियाणा में अमीर गरीब का भेद ना हो, उस हरियाणा में जितने शैक्षणिक संस्थान है वो सेंसिटिव हो महिलाओं के प्रति, गरीब समाज के प्रति। जब मैं जेएनयू में गया था, मैंने पहली चीज क्या सीखी, हरियाणा में ऐसा हरियाणा चाहता हूं जहां पे गरीब का बेटा राजनीति करने से पहले ये ना सोचे कि मेरे जेब में पैसा नहीं तो मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगा। मैं वो हरियाणा चाहता हूं जहां पे एक गरीब की झुग्गी से नेता निकले, जहां पे लोग ये ना सोचे कि मेरे परिवार गरीब है या पिछड़ा है, मैं राजनीति में नहीं आ पाऊंगा, मेरे पैसे नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं। हम लोग जब जेएनयू में गए थे तो पहली बात सीखी कि अपनी गरीबी से शर्माना नहीं है, और उसी कॉन्फिडेंस से हम लेकर आगे बढ़े। तो मैं चाहता हूं हरियाणा में जो आने वाला वर्ग है, युवा है, वो अपनी गरीबी से तिरस्कार महसूस ना करे, वो अपने पिछड़ेपन से तिरस्कार महसूस ना करे। जितने बड़े बड़े स्कूल हरियाणा में खुले हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम बहुत सारे हैं, इन स्कूलों में सुनिश्चित हो कि आम गरीब किसान परिवार के बेटा बेटी का एडमिशन हो, क्योंकि ये सारे स्कूल इन्हीं किसानों की जमीन पे बने हुए हैं और उन्हीं को अपनी फसल से, अपनी मिट्टी से तोड़ दिया जाता है। तो मेरा सपना है कि ऐसा हरियाणा हो जिस हरियाणा में हर व्यक्ति का बेटा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसको एक जैसी शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हरियाणा में भाईचारा हो, हरियाणा में जो जाति का द्वेष है, जो ये धर्म का द्वेष जो बीजेपी घोलना चाहती है, जो जहर घोलना चाहती है, उससे हरियाणा दूर रहे। और मैं हरियाणा के लोग जितने साफ दिल के लोग उतने साफ दिल के बने रहें, और हरियाणा में कुछ बदलाव भी जरूरत भी हरियाणा के अंदर। और जो खासकर मैं कह रहा हूँ बात कि हरियाणा में शिक्षा के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है।
हरियाणा में शैक्षणिक संस्थानों को सेंसिटिव करने की बात बहुत जरूरत है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे हरियाणा में जब कोई बस में जो लड़का कोई चले, जब बस में कोई फिजिकली डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड लड़का कोई बस में चढ़े, तो उसको कोई लंगड़ा मिले, उसको लोग स्पेशली एबल्ड है। तो इस तरह का हरियाणा चाहता हूँ, एक सेंसिटिव हरियाणा चाहता हूँ। बसों में कोई लड़की खड़ी हो, सब लोग खुद ही सीट देते, मैं ऐसा हरियाणा चाहता हूँ। तो उसके लिए खैर थोड़ा काम हम सबको करना पड़ेगा उस हरियाणा में सेंसिटिविटी लाने के लिए, और लंबा सफर है, आगे भी तय करेंगे। तो हम भी सीख रहे हैं, लोग सीखेंगे भी, तो देखते हैं कहाँ तक लड़ाई जाती है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अपने सपनों का हरियाणा बनाने में कामयाब हो। जी धन्यवाद। तो ये थे प्रदीप नरवाल, और इनसे हमने बात की, तमाम चीज़ों पे बात हुई। और कांग्रेस के युवा नेता हैं, सोनीपत से आते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये इनकी पार्टी का एजेंडा क्या है, क्या ये करना चाहते हैं, और हमने भी इनसे कई तरह के सवाल किए, खासकर दलितों के अधिकारों से जुड़े, क्योंकि ये खुद दलित समाज से आते हैं। और इसी तरह के पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बाकी हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।